हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमने रेट के बारे में देखा था कि रेट जो रहेगा वो किस के ऊपर डिपेंड रहेगा। फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो किस पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, आज हमको देखना है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस रिएजेंट, मतलब रिलेशन बिटवीन rate of reaction and rate of reaction of various reactants। ठीक है, या तो हम लोग वेरियस रिएजेंट बोल सकते हैं, वेरियस रिएजेंट भी चलेगा, रिएक्टेंट भी चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि रिएजेंट में क्या होगा। हम यहाँ पे दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे रिएक्टेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे, हम दोनों को इन्वॉल्व करेंगे और ये देखेंगे इन दोनों का और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन रहेगा। ROR स्टैंड फॉर रेट ऑफ रिएक्शन या तो स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमको देखना है। ये देखने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट, R is converted into P, R is converted into P। तो इनिशियली किसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा, इनिशियली किसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो जीरो रहेगा। तो इफ हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ग्राफ साथ में प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो, दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करूँ लिखूंगा दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जहाँ पे भी नीचे जीरो लिखा जाता है इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम रहेगा दैट विल बी जीरो, सो टाइम शुड बी जीरो। So this is the concentration of product at time 0 and this is the concentration of reactant at time 0। रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है और इसीलिए टाइम इज कंसीडर्ड एज जीरो। और जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है इट मींस दैट concentration of reactant will be maximum and concentration of product will be minimum and that will be zero। अब दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, concentration of reactant कम हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। सही है, सो दिस इज फॉर प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर रिएक्टेंट। तो दोनों के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और इफ ये रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ हियर अ सॉल्यूशन ऑफ Cu+2, सॉल्यूशन ऑफ Cu+2 और यहाँ पे मैंने एक रॉड ऐड किया है एंड दिस इज द रॉड ऑफ Zn। क्या इनके बीच में कोई रिएक्शन होगा, क्या इनके बीच में कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। Zn प्लस का रॉड हमने Copper+2 के सॉल्यूशन में रख दिया है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा। Why? Because reactivity of zinc is greater than copper। इसका मतलब रिएक्शन जो रहेगा उसमें जिंक खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 और वो इलेक्ट्रॉन Copper+2 गेन करेगा एंड दिस Copper+2 इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। ठीक है, इस प्रकार से मैं इस रिएक्शन को बोल सकता हूँ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn, तो डिक्रीज इन द वेट ऑफ Zn बोल सकता हूं ना, डिक्रीज इन द वेट ऑफ Zn। दूसरा बात, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, इंक्रीज इन द वेट ऑफ कॉपर एंड डिक्रीज इन द वेट ऑफ Cu+2, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें से Copper+2 जो होता है ये ब्लू कलर शो करता है। कॉपर जो रहेगा वो कौन सा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा। सो जैसे रिएक्शन होते जाएगा वैसे वैसे
इस ब्लू कलर का अपीयरेंस बढ़ते जाएगा या डिसअपीयरेंस बढ़ते जाएगा? स्लोली जब रिएक्शन होते जाएगा तो इस कॉपर +2 का जो ब्लू कलर रहेगा, इस ब्लू कलर का अपीयरेंस बढ़ेगा या डिसअपीयरेंस बढ़ेगा? डिसअपीयरेंस। अब डिसअपीयरेंस किसका होगा? डिसअपीयरेंस किसका होगा? जिसका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन कॉपर +2 का हो रहा है, सो इट विल बी द डिसअपीयरेंस ऑफ Cu+2 और डिसअपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर। ऐसा बोल सकते हैं इट विल बी अपीयरेंस ऑफ कॉपर, बोल सकते हैं। हम लोग कॉपर +2 को कॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ कॉपर +2 एंड इट इज द अपीयरेंस ऑफ कॉपर, बोल सकते हैं। व्हाई इट इज द अपीयरेंस ऑफ कॉपर? बिकॉज कॉपर अब दिखेगा हमको, जो कॉपर पहले सॉल्यूशन स्टेट में था अब वो सॉलिड स्टेट में आएगा, तो यहाँ पे हमको कॉपर के पार्टिकल्स दिखेंगे, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ कॉपर। अब डिसअपीयरेंस क्यों बोला, उसका मतलब समझ में आ गया क्यों डिसअपीयरेंस बोला? क्योंकि उसका क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको अपीयरेंस क्यों बोला? क्योंकि अब वो हमको दिखना शुरू होगा और उसका क्वांटिटी ज्यादा दिखेगा हमको। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, इसको बोल सकता हूं मैं अपीयरेंस ऑफ कॉपर, या तो इसको बोल सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, दोनों वर्ड पॉसिबल है। इसको मैं बोल सकता हूं डिसअपीयरेंस ऑफ कॉपर, या तो मैं इसको बोल सकता हूं कंजम्पशन ऑफ कॉपर, दो वर्ड यूज करता हूं, या तो डिसअपीयरेंस या तो कंजम्पशन, या तो फॉर्मेशन या तो अपीयरेंस। समझे बात को? अब हम यहां से इधर जा रहे हैं तो किसका अपीयरेंस हो रहा है? किसका अपीयरेंस बढ़ेगा? किसका अपीयरेंस बढ़ेगा? रिएक्टेंट का अपीयरेंस कम होगा और प्रोडक्ट का अपीयरेंस बढ़ेगा। किसका डिसअपीयरेंस बढ़ेगा? रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस बढ़ेगा। और ये रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है और इसीलिए जब रेट फाइंड करते हैं तो रेट फाइंड करने के टाइम पे हम नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हैं। समझ के बात को? तो हम इन दोनों के हिसाब से जाएंगे। सो डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ये दो बातें यहाँ पे हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। सो अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट का होता है, फॉर्मेशन हमेशा प्रोडक्ट का होता है, डिसअपीयरेंस या तो कंजम्पशन जो रहेगा वो किसका रहेगा? रिएक्टेंट का होना चाहिए। समझे बात को? ठीक है। अब सिंपल सी बात, अब मैं बोलता हूं कि इनका जो रेशियो है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यहां पे इनका रेशियो है 1:2। यहां पे इनका रेशियो क्या है? 1:2। इसका मतलब क्या होगा? when 1 mole of reactant disappear, when 1 mole of reactant is disappeared, then how many mole of product will form? एक मोल ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, डिसअपीयर होगा, तो उसके बदले में हमको 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। व्हाई? बिकॉज रेशियो इज 1:2। तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। तो बोल सकते हैं कि आफ्टर 1 मोल ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट वी आर गेटिंग द 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, इनके मोल के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमको फाइंड करना है कि इनके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, इनको हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब जब रिएक्शन बैलेंस करते हैं और उस बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उन दोनों को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर को हम यूज करते हैं, दैट नंबर इज कंसीडर्ड एज अ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक एग्जांपल लेता हूं, कॉमन एग्जांपल है N2+H2, इट इज कन्वर्टेड इनटू NH3। ठीक है। इनके लिए देता हूं। पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन में किसका किसका डिसअपीयरेंस होगा? इस रिएक्शन में किसका किसका डिसअपीयरेंस होगा? किसका होगा? डिसअपीयरेंस हमेशा रिएक्टेंट का होता है। और यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इनका डिसअपीयरेंस होगा और NH3 फॉर्म हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन होगा, इसका अपीयरेंस होगा। समझ में आ गया? तो डिसअपीयरेंस किसका होगा और अपीयरेंस किसका होगा, ये यहां से पता लगा सकते हैं। तो इनका डिसअपीयरेंस होगा, इनका अपीयरेंस होगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, H2 का 3 है और इसका 2 है। हम मोल के हिसाब से भी जा सकते हैं, तो मोल्स के हिसाब से जाएंगे तो दिस इज 1 मोल, दिस इज 3 मोल, दिस इज 2 मोल्स, इस प्रकार से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इफ हम 1 मोल ऑफ N2 को यूज करते हैं तो कितना मोल ऑफ हमको NH3 मिलेगा, 2 मोल्स। कितना मोल्स मिलेगा, 2 मोल्स। ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इफ 1 मोल ऑफ N2 को यूज करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ NH3 हमको मिलेगा। इफ मैंने बोला आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 1 मोल ऑफ N2, after consumption of 1 mole of N2, how many moles of NH3 will form? So 2 moles of NH3 will form. क्वेश्चन को चेंज कर दिया, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ N2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया विल फॉर्म? रेशियो इज 1:2, तो जितने मोल ऑफ नाइट्रोजन को यूज करेंगे उसके डबल हमको अमोनिया मिलेंगे। सो कितने मोल्स हमने यूज किए, 3 मोल्स, सो अमोनिया विल गेट 6 मोल। सो आफ्टर द डिसअपियरेंस कंजम्पशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ N2 प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन ऑफ 6 मोल्स ऑफ अमोनिया। सेकंड थिंग, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ 1 मोल ऑफ N2, 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ N2 को फॉर्म करेगा? 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ H2 को फॉर्म करेगा? 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ H2 को फॉर्म करेगा? कितने? क्वेश्चन ही गलत है मेरा। मैंने क्या बोला, 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ H2 को फॉर्म करेगा? ये N2 H2 को फॉर्म नहीं करेगा, ये N2 H2 को कंज्यूम करेगा। समझे बात को? क्वेश्चन समझा प्रॉपरली? ये N2 H2 को कंज्यूम करेगा, ये N2 H2 को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन प्रॉपरली सुनो, मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ N2 कंज्यूम 3 मोल ऑफ H2, so 3 mole of N2 will consume 9 mole of H2, consume 9 mole of H2। तो डिपेंड करता है कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कंज्यूम पूछा है कि फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का हमेशा कंजम्पशन होगा और प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो, ओके, तो मैं ये मान के चलता हूं एट टाइम 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद, ये तो इनिशियल था ना, 60 सेकेंड के बाद N2 के मोल कंज्यूम होंगे, डिसअपियर होंगे ना, ठीक है। तो बोल सकते हैं N2 1 मोल डिसअपियरेंस, मतलब A कितने मोल डिसअपियर हो गए, 1 मोल। उसी टाइम पे H2 जो रहेंगे उसके कितने मोल्स डिसअपियर हो जाएंगे, 3 मोल्स डिसअपियर। तो इसके लिए वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3A लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना N2 कंज्यूम होगा इसका 3 गुना कौन कंज्यूम होगा, H2, सही है ना। जितना N2 कंज्यूम होगा उसका 3 गुना कौन कंज्यूम होगा, H2। तो N2 कितना कंज्यूम हुआ, A, तो H2 कितना कंज्यूम होगा, 3A, सही है ना। अब लिखता हूं मैं NH3 के बारे में, 2 मोल्स फॉर्म, तो इसको लिखूंगा 2A। साइन को नहीं देखना है, बस देखना है कि कितना रिलेशन है उनका, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ N2 विल फॉर्म 3 मोल्स ऑफ NH3 एंड 1 मोल ऑफ N2 विल कंज्यूम 3 मोल ऑफ दिस वन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ? ये रिलेशन समझ में आ गया? दिस रिलेशन इज ओके, ठीक है। चलो, तो इसको यहीं पे खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है। अब इनको यूज कहां पे करना है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, ये ढूंढना है हमको।
तो क्या करेंगे, रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। सही है ना, क्लियर है। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट किसका भी हो सकता है, डिसअपियरेंस का भी हो सकता है, अपीयरेंस का भी हो सकता है। सो रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू कितना आएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना आएगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। कितना होना चाहिए, a। ठीक है, देखो ना मैंने बोला 60 सेकंड के बाद ये रहा उनका रेट, ये रहा उनका रेट। ठीक है, तो 60 सेकंड के बाद क्या हुआ, a मोल मिला, मतलब इसका a मोल कम हुआ, इसका 3a और इसका 2a। ठीक है, सेकंड थिंग, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा, इसको कैसा लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे रेट, इसको रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt, और ये रेट लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट। सो इसका रेट कितना रहेगा, 3a, कितना 3a। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज अ रेट, ये सिंपल सी बात है, ये इसका रेट है, मतलब a के 3 गुना N2 के 3 गुना H2 का रेट है, और N2 के 2 गुना NH3 का रेट है। तो दिस इज a, 3a and 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट। समझे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट। थर्ड में क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। सो ये जो वैल्यू है ना, ये रेट की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू 2a। इज इट करेक्ट, सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, और रिएक्टेंट में नेगेटिव का साइन आना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू दिस वन इक्वल टू ए, रेट इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू ए, रेट इक्वल्स टू दिस वन इक्वल्स टू ए। अब क्या करना है, हमको तीनों के रेट को एक साथ लिख लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो अपीयरेंस का रहे या डिसअपीयरेंस का रहे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल्स टू dt इक्वल्स टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। क्या ये रिलेशन सही है, गलत है? क्या ये रिलेशन सही है, गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, N2 का रेट और H2 का रेट, इसमें H2 का रेट जो रहेगा वो 3 गुना ज्यादा है। सही है, N2 का रेट और H2 का रेट, हम इनको कंपेयर करते हैं तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये पता चला कि N2 का रेट और H2 का रेट में से H2 का रेट जो रहेगा वो 3 गुना ज्यादा है। लेकिन मुझे इन दोनों को इक्वल लेके आना है, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, ये तो पता चल गया कि H2 का जो रेट है वो N2 के रेट से 3 गुना ज्यादा है। तो मुझे इनको इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा,
मैं इसके रेट को 3 से डिवाइड कर दूं, मैं इसको डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो हो जाएगा, अब हो जाएगा, मेरे पास समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेट ऑफ N2 एंड रेट ऑफ H2 विल बी इक्वल, रेट ऑफ N2 एंड रेट ऑफ H2 विल बी इक्वल। अब मैं आपको पूछता हूं कि यार दोनों के रेट सेम है, क्या दोनों के रेट सेम है? जितना अमोनिया नाइट्रोजन का रेट है उसका डबल रेट अमोनिया का है, जितना नाइट्रोजन का रेट है उसका डबल अमोनिया का है, और इन दोनों को इक्वल लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने डिवाइड क्यों किया, समझ गया? हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपको? हम यहाँ पे लिखा हुआ है वेरियस रिएजेंट, चाहे वो रिएक्टेंट रहे या प्रोडक्ट रहे, उनके बीच में रेट का रिलेशन ढूंढना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रेट का रिलेशन ढूंढ रहे हैं कि उनका रेट जो रहेगा वो एक दूसरे के साथ किस रिलेशन में रहेगा। यहां तक क्लियर है? ओके, इसके पास नहीं मतलब कितना है, 1 है, सही है। तो ये 1 3 और 2 क्या है, 1 3 और 2 क्या है, 1 3 और 2 क्या है? These are stoichiometric coefficient. These are stoichiometric coefficient. Is it? So stoichiometric coefficient of N2 is 1. Stoichiometric coefficient of hydrogen is 3 and stoichiometric coefficient of ammonia is 2. तो यहाँ पे हमने क्या किया, उनके stoichiometric coefficient से क्या किया, डिवाइड किया। क्यों? रेट को बैलेंस करने के लिए। तो इफ उस रिएक्टेंट में उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके रेट को हमको कंपेयर करना है, तो रेट को कंपेयर करने के लिए उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमको डिवाइड करना होगा। समझ गए बात को? तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों करना होगा, इसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रेट इक्वल्स टू -1/1 d change in concentration of N2 upon dt equals to -1/3 change in concentration of H2 divided by dt equals to +1/2 change in concentration of ammonia divided by dt। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? सही है ना? ठीक है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे एक बात प्रूव होती है कि जब भी हम किसी का रेट लिखते हैं तो क्या करना होगा, उस रेट के इक्वेशन में, उस रेट के एक्सप्रेशन में उनके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम को हम उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे या उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे कि उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे? उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। समझ गया बात आपको? हमने कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों किया, उसका रीजन भी पता होना चाहिए। क्यों किया? ताकि उनके रेट को हम लोग बैलेंस कर सके। सही है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं एक कॉमन एग्जांपल, कैपिटल A ऑन रिएक्शन विद कैपिटल B इट इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल C एंड कैपिटल D। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अब मैं बोलता हूं कैपिटल A के कोएफिशिएंट है स्मॉल a, कैपिटल B के जो कोएफिशिएंट है वो है स्मॉल b, कैपिटल C के जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉल c, और कैपिटल D के जो कोएफिशिएंट है उसको बोलेंगे स्मॉल d। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये रेट एक्सप्रेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ये हम जो लिख रहे हैं इट इज अ रेट एक्सप्रेशन, इट इज अ रेट एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होगा, रेट इक्वल्स टू -1/a चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इक्वल्स टू -1/b चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt इक्वल्स टू +1/c, इधर जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt
इक्वल्स टू प्लस 1/d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt। समझ में आ गया? ये जनरल रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन कोई भी रहेगा तो हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो रेट एक्सप्रेशन जो रहेगा वो हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो रेट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम इसके हिसाब से जा सकते हैं कि किस प्रकार से हमको रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है? समझा नहीं समझा? ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेता हूं ताकि ये जो बात रहेगी वो क्लियर हो जाएगी कि इसको लिखना कैसे है। लिखने के लिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। लिखने के लिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है? सपोज मैं यहां पे लिखता हूं 1 मोल ऑफ H2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ H2O। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू dt इक्वल्स टू माइनस, इसमें 1/2 आएगा या 2/1 आएगा? इसमें 1/2 आएगा या 2/1 आएगा? तो इसको ऐसा लिखेंगे 1/1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस 1/1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा 1/1/2। तो इसको हम लोग लिखेंगे -2 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। समझा नहीं समझा? क्लियर है ना? ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि रेट एक्सप्रेशन को किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे दूसरा एग्जांपल लिख दिया मैंने, PCl3 प्लस Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू PCl5। PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू PCl5। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय dt। सही है? ये वाला क्लियर हो गया? अरे समझा नहीं समझा? तो इसके लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, एक रिएक्शन का एक और देख लेते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आगे हमको इसी का काम है, आगे हमको इसी का काम है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने N2O5 इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ N2O प्लस O2, NO2 प्लस O2। ठीक है, इसके लिए ढूंढना होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि उस रिएक्शन को आप बैलेंस करें। यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस साइड में 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन 4 और इसको हाफ करेंगे, हो गया। तो पहला काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना, और रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया है। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमको क्या करना है? यहाँ पे रेट लिखना है। हमको क्या लिखना है? रेट लिखना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने क्या किया? रेट लिख दिया। एक बार आप ट्राई करो कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा -d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू प्लस 2 इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt। ऐसे समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इक्वेशन को लिख सकते हैं।
हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो एक और बात, ये जो NO2 है इसका अपीयरेंस है या डिसअपीयरेंस है? NO2 का अपीयरेंस है कि डिसअपीयरेंस है? इट इज अपीयरेंस। तो क्वेश्चन ये है, अपीयरेंस का मतलब ये इतना ही है जिसको A बोला है, या ये पूरा है यहां से यहां तक B? कंफ्यूजन यहां पे होता है कि इनमें से कौन सा होना चाहिए अपीयरेंस। ओनली दिस पार्ट विल बी अपीयरेंस या होल पार्ट विल बी अपीयरेंस? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है अपीयरेंस का मतलब होता है ओनली दिस रीजन। हमको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ कोई लेन देन नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ कोई लेन देन नहीं। क्यों? ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे ना तो गड़बड़ यही पे हो जाती है कि डिसअपीयरेंस दिया हुआ है या तो अपीयरेंस दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसका है। सपोज मैंने बोला है डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2x। सपोज मैंने बोला है अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2x, अपीयरेंस ऑफ NO2 इज 2x, तो 2x जो रहेगा ये इसका वैल्यू रहेगा, ये 2x जो रहेगा ये होल वैल्यू नहीं होगा। समझ गए? समझ गए? ओके, ठीक है। तो ये 2x जो रहेगा वो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि सपोज द डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 4x। डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज 4x। तो इसका रेट कितना रहेगा? इसका रेट कितना रहेगा? रेट का फॉर्मूला क्या है? रेट इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। ये जो 4x है वो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब इसका रेट जो रहेगा वो कितना रहेगा? 4x बन जाएगा। समझ में आ गया? रेट कभी भी माइनस में नहीं आता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो इसका डिसअपीयरेंस हो रहा है, इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये 4x होता है, तो रेट जो रहेगा वो भी कितना रहेगा? 4x बन जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है? अरे कंफ्यूजन हो रहा है? ये क्लियर है? ठीक है, ओके। तो इफ आपको ये पूछा कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, साइन में कोई रिलेशन नहीं होगा, और कभी आपका ऐसा होगा कि किसी का रेट आपका नेगेटिव आ रहा है, तो उस नेगेटिव वाली को छोड़ दो, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके रेट लिखो, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो रेट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। रेट जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस प्रकार से ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम था कंफ्यूजन होना ये क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल वन, एग्जांपल वन, if the rate of disappearance of H2, rate of disappearance of H2 is 12, यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर? यूनिट्स क्या होने चाहिए? ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर? क्या लगता है? यूनिट्स क्या होने चाहिए? ग्राम पर लीटर या मोल्स पर लीटर? इट मस्ट बी मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सही है, तो ये रहेंगे उनके यूनिट्स। रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस H2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3, ये रिएक्शन दिया हुआ है, और उन्होंने पूछा हुआ है कैलकुलेट
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, दूसरा रेट ऑफ कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बातें फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। इतनी बातें हमको फाइंड करने के लिए बोली है। समझ में आ गया क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है ये डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विथ रिस्पेक्ट टू dt और -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। ये किसका वैल्यू है? इस A का वैल्यू है कि ये B का वैल्यू है? विच वैल्यू इज गिवन? इट इज द डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब पक्का यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए, और इफ ये डिसअपियरेंस है तो ये विदाउट कोएफिशिएंट वाला होना चाहिए, विदाउट कोएफिशिएंट वाला। तो हम यहाँ पे विदाउट कोएफिशिएंट वाले को ही लिखेंगे। तो इसमें जो वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू इज माइनस dt, सॉरी माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गिवन, तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहला काम बनता है कि इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अब पहला काम किसको फाइंड करना है? पहला काम जो है किसको फाइंड करना है? किसको फाइंड करना है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। इसका मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे दी है, ये वैल्यू है जिसमें, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे है A, B, C और D। किसके साथ कंपेयर करना होगा? किसको किसके साथ कंपेयर करना है? इस C को किसके साथ कंपेयर करना होगा? इस C को क्या करना होगा? B के साथ कंपेयर करना होगा। मतलब B और C इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि B और C के बीच में रिलेशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे B और C के बीच में रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट A को सॉल्व करते हैं। B क्या है? माइनस D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। सही है, हमको यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, माइनस D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है कि काइनेटिक्स वाला थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर होता है, लेकिन मेरे हिसाब से चैप्टर बहुत इजी है। इफ आपको ये बेसिक समझ में आता है तो ठीक है, तो ध्यान रखना है, कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना है। अब इसका वैल्यू रहेगा -1/3 इंटू ये होल वैल्यू इज गिवन हाउ मच 12, तो ये रहेगा 12, सो दैट विल बी -4। ठीक है, सो दोनों साइड में माइनस और माइनस साइन है, माइनस साइन को निकाल देंगे, सो दैट विल बी D चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल्स टू 4। यूनिट शुड बी मोल पर लीटर पर सेकंड। इसका मतलब N2 के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, इसका मतलब N2 के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, 4 मोल्स। देखो क्वेश्चन मोल्स का है, तो 4 मोल, तो मैं यहां पे लिखता हूं 4 मोल, या तो पूरा लिख देता हूं मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैंने पूछा
कितना ग्राम N2 कंज्यूम होगा। अब मैंने पूछा कितना ग्राम N2 कंज्यूम होगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, कितना ग्राम N2 कंज्यूम होगा। N2 प्रोडक्ट रिएक्टेड है तो कंज्यूम होगा। कैसे करेंगे, N2 की बात कर रहा हूं, ये मोल किसके, N2 के है कि N के है, मोल्स किसके है, N2 के है कि N के है, मोल्स किसके है, N2 के है। तो हमको N2 का मास देखना होगा, तो एक N2 का मास कितना होता है 28 ग्राम, एक N2 का मास होता है 28 ग्राम। तो 1 मोल का मास रहेगा 20। देखो ये 4 मोल ऑफ N2 है, 4 मोल ऑफ N नहीं है, दोनों डिफरेंट है। 4 मोल ऑफ N and 4 मोल ऑफ N2 both are different. So 1 mole of Nt having mass of 28. So 4 mole of N2 will be mass of, समझ में आ गया ना? अरे क्लियर है नहीं है? अरे समझा नहीं समझा? इसका मतलब यहां पे हमको मिलेगा 112 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। इतना N2 हमको कंज्यूम करना होगा, इतना N2 कंज्यूम करना होगा। गॉट इट? क्लियर? तो 1 का आंसर मिल गया, 1 का आंसर मिल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो 1 हमारा हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या पूछा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 है, इसका मतलब C को किसके साथ कंपेयर करना होगा, D के साथ। तो यहां पे हमको C और D, क्योंकि ये तो गिवन है ना, तो गिवन से हमको D फाइंड करना है, तो रिलेशन बिटवीन C एंड D हमको यूज करना होगा। सो इसमें बन जाएगा -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/2 d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt। ये साइन प्लस होना चाहिए, ठीक है, गलत हो सकता है ऐसे, ठीक है, ओके। अब ढूंढते हैं, हमको ये वैल्यू ढूंढनी है, तो ये 2 को यहां लेके आता हूं। सो -2/3 into 12 इक्वल्स टू d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 24/3, मतलब आंसर कितना आएगा 8। माइनस आएगा तो भी प्लस में ही लिखना है, ठीक है। तो d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt विल बी 8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सही है, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। इफ हमको मोल के हिसाब से लिखना है तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के आता है, कभी कभी वो मोल के जगह मास पूछता है और हम मोल वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ मोल है। अब मैंने पूछा इफ मुझे आंसर इन द फॉर्म ऑफ मास चाहिए तो क्या करना होगा। इफ मुझे आंसर इन द फॉर्म ऑफ मास चाहिए तो क्या होगा, मुझे यहां पे करना पड़ेगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 8। सही है, क्या करना होगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 8, और 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 करूंगा तो मुझे जो आंसर रहेगा वो मोल के बजाय मास में मिलेगा। समझ गए? तो आंसर किस में चाहिए वो देखना है, मोल में चाहिए कि मास में चाहिए। इज इट क्लियर? समझ गया आंसर? क्वेश्चन समझ गया? मोल में चाहिए कि मास में चाहिए, तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ लेना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सेकंड वन। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइन आएगा तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमको ढूंढना है रेट कितना रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसको कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ढूंढने के लिए किसको कंपेयर करेंगे, A को और C को कंपेयर करेंगे, क्योंकि C तो दिया हुआ है, इसलिए हम A और C दोनों को कंपेयर करेंगे। सो इट विल बी रेट इक्वल्स टू -1/3 d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt।
रेट में नेगेटिव साइन आता है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट विल बी रेट इक्वल्स टू -1/3 इंटू 12 इक्वल्स टू 4। समझ गए बात को? तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट क्या होना चाहिए? क्या इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड हो सकता है? क्या इसका यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड हो सकता है? ओके। क्या इसका यूनिट ग्राम पर लीटर पर सेकंड हो सकता है? क्या इसका यूनिट ग्राम पर सेकंड, ग्राम पर लीटर पर सेकंड हो सकता है? नो। व्हाई? बिकॉज हमको पता है ये किसके मोल है, ये किसके मोल है, ये किसके मोल है। तो हमको पता है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, तो हम उनके मोल से उनका मास निकाल सकते हैं। लेकिन रेट जो होता है ना, ये कंप्लीट रिएक्शन का होता है, और कंप्लीट रिएक्शन का होने से हम मोल से मास नहीं निकाल सकते हैं। तो यूनिट में देखो गड़बड़ कहाँ पे हो जाती है। इफ हमको किसी का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछा है तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड और मास पर लीटर पर सेकंड के हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन जब रेट की बात आती है, तो जब रेट की बात आएगी तो हम उनका यूनिट जो रहेगा वो एक ही टाइप से लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसी हिसाब से लिखेंगे। इसको मास के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये है डिफरेंस इनके बीच में। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना है। अब देखो ये 12 मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसलिए 12। अब सपोज मैं इसको मोल के बदले यहां पे ग्राम करता हूं, तो आंसर्स वही रहेंगे या चेंज होंगे? आंसर्स वही रहेंगे या चेंज होंगे? आंसर्स चेंज होने चाहिए, आंसर्स चेंज होने चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इफ उन्होंने अपीयरेंस डिसअपीयरेंस ग्राम पर लीटर में दिया है तो पहले आप उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो। क्या बोला मैंने? इफ उन्होंने किसी का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ग्राम पर लीटर में दिया है तो आप ग्राम पर लीटर को ही आगे लेके मत जाओ। पहले क्या करो, उस ग्राम पर लीटर को मोल में कन्वर्ट करो, और मोल में कन्वर्ट होने के बाद फिर सॉल्व करो। समझ गए बात को? तो डायरेक्टली ग्राम को उठा के नहीं लेके जाते। तो पहले क्या करना है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, और जब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करोगे उसके बाद आपको आंसर निकालना है। समझ गए बात को? कहाँ पे क्या चेंज करना है? क्लियर है? अब आप ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। पहले क्वेश्चन था 12 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं और उसमें मैंने इतना चेंज कर दिया, तो आप मुझे 1 2 3 का आंसर क्या रहेगा वो बताओ। 1 2 3 का आंसर क्या रहेगा वो मुझे बताओ। 2 मिनट का टाइम आपके पास है। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन वेरियस रिएजेंट and rate of reaction। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लगता है, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा उतना ही उस रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन।
जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना ही उस रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। दूसरा जो फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। क्या लगता है टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का रिलेशन क्या होता है? तो टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। और ये ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन के लिए होता है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। मैं रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन के रेट की बात कर रहा हूं। रिएक्शन के फिजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन के रेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे हम जाके पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो डिपेंडेंसी होता है वो कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद रख दो, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, या तो नॉर्मली इसको नेचर ऑफ रिएक्टेंट ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? या तो हम इसको नेचर ऑफ रिएक्टेंट ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे दो रिएक्शन लिखता हूं मैं। ठीक है, पहला रिएक्शन NO का रिएक्शन हाफ O2 के साथ करेंगे तो यहां पे हमको NO2 मिलेगा। समझ गए? या तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कहां से क्या मिलेगा, NO से NO2 बनाना है और दूसरा हमको CO से CO2 बनाना है। ठीक है, तो हमारा मेन रिएक्टेंट यहाँ पे कौन है NO और यहाँ पे कौन है CO। सही है, हम NO और CO की बात करते हैं तो NO जो होता है उसका स्ट्रक्चर रहेगा N डबल बॉन्ड O with one lone pair and one unpaired, so this is the structure of NO। लेकिन जब हम CO की बात करते हैं तो इट विल बी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड हियर विल बी नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों का रिएक्शन करना है, दोनों को देखो। तो जब NO से NO2 बनेगा, इसके लिए इस NO में किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है। कब? जब NO को NO2 में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब CO को CO2 में कन्वर्ट करना है और इस CO को कन्वर्ट करना है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ना होगा। मैं मेन रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। तो इसमें NO को जब NO2 में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमको NO में किसी बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला रिएक्शन बिना मेन रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ के होगा, तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमको इस मेन रिएक्टेंट के इस मेन रिएजेंट का एक बॉन्ड तोड़ना होगा। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट वन और सेकंड वन में से किसका टाइम ज्यादा लगेगा? इफ आपको कहीं पे जाना है और जाने के लिए किसी रूम में जाने के लिए आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, और दूसरी कंडीशन आपको कहीं जाने के लिए दरवाजा खोलना है, तो क्या होगा? आपको जाना है, दो अलग अलग रूम है, एक रूम में जाने के लिए दरवाजा खुला है, दूसरे रूम में दरवाजा आपको खोल के जाना होगा। तो सिंपल सी बात है, दरवाजा खोल के जब जाओगे तो उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो NO को NO2 में कन्वर्ट करना है, NO का कोई बॉन्ड हमको नहीं तोड़ना है। लेकिन जब हमको CO को CO2 में कन्वर्ट करना है तो हमको बॉन्ड को तोड़ना होगा। इसका मतलब इनमें से कौन से रिएक्शन को टाइम ज्यादा लगेगा? इनमें से सेकंड रिएक्शन को टाइम ज्यादा लगेगा और फर्स्ट रिएक्शन को टाइम कम लगेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट रिएक्शन जो रहेगा ये फास्ट रहेगा और सेकंड वाला रिएक्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्लो रहेगा। फर्स्ट वाला रिएक्शन जो रहेगा वो फास्ट रहेगा और सेकंड वाला रिएक्शन जो रहेगा वो स्लो रहेगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं। इफ हमको किसी रिएक्टेंट में से ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं तो सिंपल सी बात है उस रिएक्शन को होने के लिए टाइम ज्यादा ही लगेगा, इफ हमको ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं। लेकिन किसी रिएक्शन के लिए हमको कम बॉन्ड तोड़ने हैं,
तो वो रिएक्शन स्लो होगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टर। इफ किसी रिएक्टेंट के ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, कम बॉन्ड तोड़ने हैं तो टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा, स्पीड ज्यादा लगेगा। समझ गए? तो ये था नेचर ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद देखते हैं हम लोग कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जो रहेगा ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैटालिस्ट जो रहेगा ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और कैटालिस्ट किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये भी सरफेस केमिस्ट्री में ही आता है क्योंकि कैटालिस्ट जो होता है वो सरफेस फिनोमिना है। तो जितना सरफेस ज्यादा रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब देखो यहां पे ऐसा प्लेट है, क्लीन एकदम प्लेन सरफेस का। ठीक है। यहां पे जो दूसरा प्लेट है इसका एरिया भी उतना ही है। ठीक है। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम है ये मान के चलते हैं। ये वाला जो सरफेस है मतलब प्लेटिनम का सरफेस मानते हैं। हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम प्लेट को यूज किया था। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने प्लेटिनम प्लेट को यूज किया था। अब ये हमारा जो प्लेटिनम का प्लेट है ये प्लेन वाला है, स्मूथ है। और इसमें क्या है, बीच बीच में हमको ऐसे प्लेटिनम के जो बॉल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो बॉल्स को लगा दिया। सो दीज आर बॉल्स ऑफ प्लेटिनम। ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्लेटिनम के बॉल्स लगाते हैं। ठीक है। तो किसी किसी के घर में नहीं का बाहर डिजाइन होता है, तो जो स्मॉल पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे आयरन बॉल जैसे, तो उन पत्थर को सीमेंट के अंदर मिक्स करके उनको दीवार के ऊपर लगाया जाता है तो एकदम वो रफ सरफेस बनाते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही हमने बोला कि जो स्मॉल आयरन बॉल होते हैं उनके जैसे बॉल्स हमने यहाँ पे सरफेस के ऊपर लगा दिया। तो ये वाला जो प्लेटिनम है ये स्मूथ सरफेस है और ये वाला जो है ये रफ सरफेस है। तो इनमें से इसको एक्स और इसको वाई होगा। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एक्स का या वाई का? सरफेस एरिया किसका ज्यादा होना चाहिए? जो रफ सरफेस होता है उसका सरफेस एरिया जहां पे कांटेक्ट होने वाला है वो ज्यादा रहेगा और एक्स में कम रहेगा। इसीलिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऐसा प्लेटिनम का प्लेट यूज करते हैं जिसके ऊपर हम प्लेटिनम के छोटे छोटे पाउडर मतलब बॉल्स रहेंगे वो स्टिक करेंगे। इसको बोलते हैं प्लेटिनम कोटेड रहेगा। प्लेटिनम कोटेड रहेगा मतलब जो आयरन बॉल जैसे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना, उन छोटे छोटे बॉल्स को इस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको बोला था ये हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होता है मतलब या तो ये H+ में कन्वर्ट होगा या तो H+ जो रहेगा वो H2 में कन्वर्ट होगा। ये पूरा का पूरा रिएक्शन इस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर होता है। और जब वो रिएक्शन इस प्लेटिनम के सरफेस के ऊपर होगा तो जितना इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है। ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे और ये वाला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दो बातें समझ में आ गया? ये वाला आगे आता है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे ज्यादा दिमाग मतलब जोर मत दो, इसको एज इट इज डाइजेस्ट कर लेना है। इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख के बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो सिंपल 2 मार्क के लिए बोर्ड में आता है, बाकी तो कुछ काम नहीं है इसका। बोर्ड के हिसाब से 2 मार्क्स के हिसाब से है, 4 पॉइंट लिख लो तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी के लिए छोड़ दो। अब आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन 2 लॉ आते हैं, एक आता है रेट लॉ और दूसरा आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जाएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो रहेगा वो क्या होता है। ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये कंप्लीटली थियोरेटिकल है।
इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो रहेगा ये ओनली थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसको कहा जाता है इट इज बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है उसके ऊपर। इसका स्टेटमेंट क्या है वो बताता हूं मैं। इसका स्टेटमेंट है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of reactants only, देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के ऊपर पॉसिबल है, लेकिन हमको दोनों में से कोई भी एक बात यूज करना है। जैसे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों पॉसिबल है, लेकिन गए किसके हिसाब से, रिडक्शन के हिसाब से। तो हम इसके बाद किसके हिसाब से जाएंगे, रिएक्टेंट के हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन लेना वो है कैपिटल ए रिएक्ट विद कैपिटल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी, हियर ए एंड हियर बी, दीज आर द कोएफिशिएंट। तो ये लॉ ऐसा कहता है रेट ऑफ रिएक्शन is equals to is directly proportional to concentration of A to the power A and concentration of B to the power B। अब हमको A और B कहां से मिलेगा, ये स्मॉल a और स्मॉल b कहां से मिलेगा, बैलेंस इक्वेशन से। कहां से मिलेगा, बैलेंस इक्वेशन से। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ N2 का रिएक्शन हमको H2 के साथ करना है और यहाँ पे हमको NH3 लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट लॉ क्या कहता है, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर ही क्या रहेगा, वो डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of N2 का पावर 1 एंड concentration of H2 का पावर 3, ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पे A का वैल्यू 1 हुआ और B का वैल्यू 3 हुआ। समझ में आ गया। तो A और B कहाँ से मिलेंगे, A और B जो रहेंगे वो बैलेंस्ड इक्वेशन से मिलेंगे। A और B कहाँ से मिलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन से मिलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड दिस इज, अब देखो ये रहेगा रेट इक्वल्स टू के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। तो यहाँ पे के जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, के किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। अब ये के का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, रेट फाइंड करने के लिए। तो के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट, के को क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। कभी कभी आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जाता है, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाता है। समझ में आ गया, तो ये होता है रेट कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है, ये रेट कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या रहेगा। तो रेट कांस्टेंट में यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर 1 minus n second inverse, where n stand for order of reaction। n का वैल्यू क्या होता है वो बाद में बताता हूं, ठीक। n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए फॉर्मूला याद रख दो कि k का यूनिट कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्डर जो रहेगा वो 1 होगा, तो क्या होगा, n का वैल्यू 1 रहेगा, n का वैल्यू 1 रहेगा, सो 1 - 1 विल बी 0। तो k का वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। नहीं समझा।
ये नहीं समझ रहे हैं? देखो फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, देखो अब हमने ये मान के चल दिया कि किसी रिएक्शन में n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये रिएक्शन जो रहेगा ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर नाम जाना पहचाना लगता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हमने SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़े थे। तो उस SN1 और SN2 रिएक्शन में लिखा गया था इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे देखेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर क्यों कहा गया था, तो उसका पता यहाँ चलेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है K का, ये ऑर्डर के ऊपर डिपेंड है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। अब ये मानते चलते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और जब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो उसके लिए n का वैल्यू 1 रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो दिस वैल्यू विल बी 0। तो इसमें जो k रहेगा उसका यूनिट होना चाहिए सेकंड इनवर्स। क्या होना चाहिए, सेकंड इनवर्स। समझ गए? सपोज मैंने बोला कि वो रिएक्शन में n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर पॉसिबल है, ऑर्डर माइनस में भी होता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होता है। ठीक है, तो ऑर्डर हम कैसे भी ढूंढ सकते हैं। समझ गया? तो अब मैंने बोला कि n का वैल्यू 0 है, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर 0 रहेगा। तो उसके लिए k का यूनिट क्या रहेगा, 1 माइनस 0, सो इट विल बी 1। तो उसका यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ गए ना बात को? सपोज मैंने बोला n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इफ वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रहेगा तो क्या होगा, n का वैल्यू 2 है तो 1 माइनस 2 इट विल बी माइनस 1। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। समझ गए बात को? इफ ऑर्डर 0 होता है तो क्या रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ ऑर्डर 2 होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, ये पूछा जाता है कि इफ रिएक्शन का ऑर्डर इतना है तो उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का लिए ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें n का वैल्यू आपको ऑर्डर से पता चलेगी, और जल्दी हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द रेट कांस्टेंट। दूसरी बात, रेट कांस्टेंट जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन depends on nature of reactant, it depends on nature of reactant, temperature and catalyst। ये तीनों के ऊपर डिपेंड होता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ गए? ठीक है, तो ये है कुछ फैक्टर्स लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो बताता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो उनके प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो दिस इज अबाउट द रेट लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। इससे ज्यादा जरूरी जो होता है ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, और कंप्लीटली थ्योरेटिकल होने की वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर ज्यादा डिपेंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। हमको ऐसा लॉ चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल हो,
हमको ऐसा लॉ चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल हो, और वैसा आता है रेट लॉ। ऐसा कौन आएगा? रेट लॉ। ठीक है, अब देखते हैं रेट लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो एक लॉ थ्योरेटिकल है और दूसरा लॉ प्रैक्टिकल है, मतलब एक्सपेरिमेंटल। हम ये जो काइनेटिक्स वाला चैप्टर है ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, मतलब कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो अब देखेंगे रेट लॉ। इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, इसने बोला कि हमारे पास रिएक्टेंट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दोनों हमको प्रोडक्ट देते हैं जिसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है? दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी रिस्पेक्टिवली। समझा? क्लियर है? तो स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल मतलब कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। According to rate law, rate of any reaction is directly proportional to concentration of A to the power x and concentration of B to the power y. Clear है? Okay. So according to rate law, rate of any reaction is directly proportional to concentration of A to the power A in x into concentration of B to the power y. अब क्वेश्चन ये आता है कि A और B तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो हमको इजीली मिलेंगे, A और B, स्मॉल a एंड स्मॉल b। व्हाट अबाउट x एंड y? तो यहाँ पे जो x एंड y होता है ये हमको एक्सपेरिमेंटली मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? एक्सपेरिमेंटली। और बाद में हम क्या करेंगे, इनको x प्लस y को जोड़ेंगे और x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस लॉ को ऑर्डर लॉ भी कहा जाता है, ऑर्डर लॉ भी कहा जाता है। क्यों ऑर्डर लॉ कहा जाता है? क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है ये ऑर्डर निकालता है, ये क्या करता है? ऑर्डर निकालने में हेल्प करता है, और इसीलिए इस लॉ को कहा जाता है ऑर्डर लॉ। ठीक है, समझाइए। तो रेट लॉ ने क्या बोला है? रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x एंड y। दो ही है तो मैंने x और y लिखा, तीन होते तो x y z लिखता। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे x और y ही यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप m और n को भी यूज कर सकते हो। समझ गए? यहाँ पे आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो x और y ही यूज करना है। लेकिन इनका जो यहाँ पे पावर रहेगा, उनके पावर का जो सम रहेगा उसको बोलेंगे ऑर्डर, उसको बोलेंगे ऑर्डर। और एक बात ये भी है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप या फास्टेस्ट स्टेप। ये लाइन हमने पढ़ी थी कहीं पे, लास्ट वाला, ये वाला पढ़ा था हमने। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था SN1 और SN2 में, तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आता है, ये रिलेशन कहाँ पे आता है। ठीक है, चलो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास A एंड B ये दो रिएक्टेंट है। ठीक है, तो पहले ये मान के चलते हैं केस 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विल बी कांस्टेंट, मतलब हम B के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है। तो हमने क्या किया, B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा, B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा, और हम A का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेंगे ये चेंज करेंगे, A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। इफ हम A का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं, B का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होना चाहिए। अब ये देखेंगे कि किस प्रकार से चेंज होगा। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को चेंज कर रहे हैं ना,
तो ये रेट इक्वेशन जो रहेगा ये बनेगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कंडीशन हमने ली है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने। हमारे पास एक बीकर में दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया। हम जो भी कुछ चेंज करना चाहते हैं वो सेकंड में करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और ए के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज किसको करेंगे? ए के कॉन्सेंट्रेशन को। नंबर 1, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है ये 2 टाइम्स कर दिया, मतलब जितना इनिशियल में था उसका 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, उसका 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी 2 टाइम्स बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया? 2 टाइम्स बढ़ गया। सही है, तो B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, तो रेट भी डबल हो गया। तो इसमें क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, A का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो रेट कितना हुआ? डबल हुआ। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? x का वैल्यू कितना होना चाहिए तब दोनों सेम रहेंगे? 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए? 1 होना चाहिए। नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को कंपेयर करना है एंड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो x रहेगा, इस x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एग्जांपल करके देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट मिल सकता है। इसका मतलब रिएक्टेंट A के हिसाब से उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब B को तो देख ही नहीं रहे ना, हम A के हिसाब से जा रहे हैं, तो A के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से उसका x का वैल्यू जो रहेगा वो 1 है। x का वैल्यू जो 1 है, तो x के हिसाब से उस रिएक्शन का ऑर्डर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू A दिस रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि इसके हिसाब से रिएक्शन का ऑर्डर जो रहेगा वो 1 रहेगा। किसके हिसाब से? A के हिसाब से। तो पहले क्या करेंगे, हम B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, A को चेंज करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। फिर क्या होगा, हम A को कांस्टेंट रखेंगे और B को चेंज करेंगे। तो पहले रिजल्ट किसके हिसाब से मिलेगा? A के हिसाब से। बाद में रिजल्ट किसको मिलेगा? B के हिसाब से। तो दोनों के हिसाब से फाइंड करेंगे। हो गया? तो कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो रेट भी डबल हुआ। केस 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हमने 4 टाइम्स कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हमने 4 टाइम्स कर दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को 4 टाइम्स करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रेट जो है ये भी 4 टाइम्स हो गया। रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया। हमने देखा कि जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर दिया तो रिएक्शन कितने जल्दी हुआ, उसका रेट देखा हमने, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमको पता चला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को 4 टाइम्स करने से रेट भी 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब हियर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x। इसका मतलब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को 4 गुना कर दिया तो रेट भी 4 गुना हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। वो यहाँ से पता चल गया। समझ गए ना बात को? x का वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमको x मिल गया 1, हमको x मिल गया 1। तो क्वेश्चन क्या हुआ? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A विल बी 1। क्यों? क्योंकि A का पावर x है और x का वैल्यू 1 है। समझ गए? क्लियर है ना? इस हिसाब से। ठीक है, अब क्या किया, हमने A को कांस्टेंट रखा और B को चेंज किया, तो यहां पे आएगा B टू द पावर y, B टू द पावर y। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को हमने 2 टाइम्स कर दिया,
तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। तो क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना कर दिया, 2 का पावर है y, तो रेट कितना हो गया 4 टाइम्स। तो आप मुझे बताओ y का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समझ गए ना बात को। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहां से हमको पता चला कि y का वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन एक बार पता चलने से नहीं होना चाहिए, उसको एक या दो बार और हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके कि सही में वो वैल्यू हो रहा है, पॉसिबल है कि नहीं है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी जो है उसको मैंने 3 टाइम्स कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को मैंने 3 टाइम्स कर दिया। तो क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो यहाँ पे 9 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। बी का वैल्यू हमने 3 टाइम्स कर दिया तो रेट का वैल्यू 9 हुआ। इसका मतलब वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, y का वैल्यू कितना होना चाहिए, y का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो y रहेगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और दोनों से एक बात प्रूफ हो गई कि y का वैल्यू जो रहेगा वो 2 रहेगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछा विथ रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू a ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, विथ रिस्पेक्ट टू b, विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, 2, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा x प्लस वाई, और ये रहेगा इस प्रकार से, ये रहेगा इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली है, इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल। इसमें प्रैक्टिकली मतलब जो हमको मिलेगा वही हमको यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रेट के साथ कंपेयर करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को रेट के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या बोला मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को 2 टाइम्स करने से उस रिएक्शन का रेट 2 टाइम्स कम हो गया। तो इसमें y का वैल्यू क्या रहेगा, इसमें y का वैल्यू क्या रहेगा, इसमें y का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा -1। सो y विल बी -1। मतलब ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को हम ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ऐड करने से ये जरूरी नहीं है कि हमेशा, मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन का रेट हमेशा बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है उस रिएक्शन का रेट जो रहेगा ये कम भी हो सकता है। एक उसके रिएक्शन का रेट कम होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें, हम ये मान के चलते हैं कि उसमें जो रहेगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव पे जा सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि वो रिएक्शन जो रहेगा वो किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, समझा। तो यहाँ पे एक बात देखना है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट बी का 2 टाइम्स करने से रेट ऑफ रिएक्शन -2 टाइम्स हुआ है, -4 टाइम्स हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 2 टाइम्स बढ़ाने से उस रिएक्शन का रेट -4 टाइम्स हुआ है, मतलब 4 टाइम्स कम हुआ है। तो इसमें y का वैल्यू क्या रहेगा, क्या रहेगा, -2 रहेगा। इसमें y का वैल्यू क्या रहेगा, -2 रहेगा। चलो अब ये मान के चलते हैं इसके हिसाब से x का वैल्यू +1 है, y का वैल्यू -2 है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, -1। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, -1। तो ऑर्डर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
अब फ्रैक्शन में क्यों होगा उसका रीजन बताता हूं मैं, फ्रैक्शन में कम होगा उसका रीजन बताता हूं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में इसलिए कम होता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो रहेगा वो हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड होता है। अब सिंपल एग्जांपल, हम सिंपल एग्जांपल यहां पे लिखते हैं, H2 का रिएक्शन Br2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HBr मिलेंगे। दिस इज द रिएक्शन। अब मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a हियर एंड स्मॉल b हियर। स्मॉल a का वैल्यू क्या है और स्मॉल b का वैल्यू क्या है, क्या होगा? स्मॉल a का वैल्यू और स्मॉल b का वैल्यू, स्मॉल a का वैल्यू भी 1 है और स्मॉल b का वैल्यू भी 1 है। अब मैंने पूछा x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। अब मैंने पूछा x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है। बता सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि ये x और y हमको रेट लॉ से मिलेंगे और इसके लिए हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। जब तक हम रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं देखते तब तक ये नहीं बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अब मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताता हूं आपको। तो पहले क्या होता है, दिस Br2 is converted into 2 Br radical. This is the step 1. This is the step 1. Step 2 में क्या होता है, इन Br रेडिकल में से 1 Br रेडिकल is reacted with H2 and converted into HBr with elimination of H रेडिकल। ठीक है, तो 2 Br रेडिकल में से एक Br रेडिकल ने H2 में से एक H के साथ रिएक्शन किया, एक रेडिकल बाकी है। अब ये एक रेडिकल क्या करेगा, इस एक Br रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। So this 1 H radical react with 1 Br radical and converted into HBr। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसा होगा। ठीक है, मतलब अब या तो हम ऐसा लिखते हैं कि ये जो रिएक्शन है, सॉरी हियर दिस Br radical, नहीं कौन बाकी था, H radical, कौन बाकी था, H radical। So this H radical react with one more Br2, it is converted into HBr with elimination of Br radical। और फिर ये Br radical फिर दूसरे H2 के साथ रिएक्शन करके HBr बनाएगा और वहां पे जो H प्लस H रेडिकल रहेगा वो Br2 के साथ रिएक्शन करके HBr बनाएगा, साथ में Br रेडिकल को रिलीज करेगा। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सो फॉर्मेशन ऑफ HBr फ्रॉम H2 and Br2 इस प्रकार से होता है। अब इन तीनों रिएक्शन में से हमारे काम कौन आएगा, हमारे काम कौन आएगा, स्लोवेस्ट स्टेप या फास्टेस्ट स्टेप। तो इफ हम इन तीनों रिएक्शन का रेट देखेंगे तो तीनों रिएक्शन से ये पता चला कि ये सेकंड वाला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है। सेकंड वाला जो स्टेप है वो कौन सा है, स्लो है। तो इस पूरे रिएक्शन का रेट जो रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, सेकंड स्टेप के ऊपर। इसके ऊपर, सेकंड स्टेप के ऊपर। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये स्लोवेस्ट स्टेप है, तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और तीनों रिएक्शन का रेट पता करने की कोशिश किया गया। और जब तीनों रिएक्शन का रेट पता किया तो ये पता चला कि ये बीच वाले रिएक्शन का रेट सबसे कम है और जिस रिएक्शन का रेट सबसे कम है, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन वहीं पे डिपेंड होगा। तो ये जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ जो है ये स्लोवेस्ट स्टेप के हिसाब से है, स्लोवेस्ट स्टेप के हिसाब से। तो इस स्लोवेस्ट स्टेप में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2। तो इस स्टेप में हमने कितने H2 यूज किए, इस स्लोवेस्ट स्टेप में हमने कितने H2 यूज किए, तो हमने यहां पे एक H2 यूज किया। हमने स्लोवेस्ट स्टेप में कितने Br2 यूज किया, हमने स्लोवेस्ट स्टेप में Br2 को यूज नहीं किया, हमने Br को यूज किया। तो इसका वैल्यू रहेगा यहां पे हाफ, इसका वैल्यू रहेगा हाफ। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 1
और y का वैल्यू हो गया हाफ, या तो आप y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू हाफ भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात को? समझ गए? तो देखो a का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, y का वैल्यू हाफ, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी दोनों सेम भी होता है, कभी कभी दोनों डिफरेंट भी होते हैं, तो ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। और आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, और विदाउट एक्सपेरिमेंट आप किसी भी रिएक्शन का रेट नहीं बता सकते हो। सो दिस काइनेटिक्स इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट। हम सोचते क्या है उससे मतलब नहीं है, वो एक्चुअल में रिएक्शन होने के बाद रिजल्ट कैसे देता है उसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ गया? तो एक आपको किसी ने पूछा इस HBr बनाते हैं H2 और Br2 से, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ HBr फ्रॉम H2 एंड Br2, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए? तो इसका ऑर्डर रहेगा 3/2, इसका मतलब 1.5। तो इसका ऑर्डर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1.5 रहेगा, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो ये सब बातें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गई है, और इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये सब कुछ सही है। समझ रहे हैं नहीं समझा? अरे क्लियर है ना? ओके है? तो बात पता कहां से चलेगी? स्लोवेस्ट स्टेप से पता चलेगी। कहां से पता चलेगी? स्लोवेस्ट स्टेप से। ठीक है, तो अब देखो हम रिएक्शन लिखते हैं। पहले 3 रिएक्शन, कौन सा? फर्स्ट वन, H2 plus Cl2 is converted into HCl के 2 मोल्स। इसका जो रेट होता है, रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? इसका ऑर्डर कितना होना है? 2। विथ रिस्पेक्ट टू H2 रहेगा 1 और विथ रिस्पेक्ट टू Cl2 रहेगा 1। अब मैंने लिख दिया 0 और 1। तो अब क्या हो गया? अब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। अब लिख दिया मैंने 0 और 0। इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 0। समझ गया? एक्चुअल में ऐसा होता है। तो एक्चुअल में होता है रेट इक्वल्स टू K। K कहां से आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अब क्वेश्चन आएगा सर हमने यहाँ पे H2 और Cl2 को क्यों नहीं लिखा? हमने H2 और Cl2 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस रिएक्शन का रेट जो होता है वो ना ही H2 के ऊपर डिपेंड होता है, ना ही Cl2 के ऊपर डिपेंड होता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर रहेगा वो 0 रहेगा। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं। हमने H2 का रिएक्शन I2 के साथ किया तो 2 मोल्स ऑफ HI मिले, और जब हमने रेट लॉ को अप्लाई करके देखा तो ये बना K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 का पावर 1। इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा 2। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स है उनको याद रखना है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वहां पे ये लिखा गया है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर जो रहेगा वो हाफ रहेगा या तो 1.5 रहेगा। आपको बस उनका ऑर्डर का वैल्यू याद रख लेना है, क्योंकि आप उनको डिटेल मैकेनिज्म देखने जाओगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जितने टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हैं उनके वैल्यूज को याद रखो कि उनका ऑर्डर कितना है, क्योंकि आप मैकेनिज्म करने के चक्कर में जाओगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझ गए बात को? तो आपको उतना ही करना है जितना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नॉर्मली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जा सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर देखने में कुछ और लगता है। देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें A is 1 and B is 1, here X is 1 and Y is 1। तो ये मैच हो भी सकता है, ये मैच हो भी सकता है। इसमें क्या हो रहा है? A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, X का वैल्यू 0 है, Y का वैल्यू 0 है। तो ये जरूरी है ही नहीं,
कि ए और बी का वैल्यू और एक्स और वाई का वैल्यू मैच करे। कभी मैच कर भी सकता है, मैच नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस रिएक्शन के मिक्सचर के ऊपर कि वो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो रहेगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ के लिए इतना ही।